नमस्कार बच्चों, रामदास शिक्षण संस्थान एसटीसर की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम वितान भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक में हम चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, जो एन फ्रैंक द्वारा लिखी हुई डायरी के कुछ पन्ने अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं। हमने अब तक पढ़ लिया है एन फ्रैंक ने 8 जुलाई और 9 जुलाई को जो डायरी लिखी, उस डायरी के पन्नों का अध्ययन हमने कर लिया है। हमने देखा कि एन फ्रैंक की बड़ी बहन का एएसएस से बुलावा आने पर वे अज्ञातवास में जाने के लिए विवश हो गए। अज्ञातवास को तो उन्होंने जाना ही था, लेकिन बुलावा आने पर वे 10 दिन पहले जाने के लिए विवश हो गए। अज्ञातवास उनका जो पिता का कार्यालय था, उसी कार्यालय में ऊपर की एक छत पर बनाया गया था। तो उन्होंने धीरे धीरे पहले से ही थोड़ा थोड़ा सामान लाना एकत्रित करना वहाँ पर शुरू कर दिया था। उसके बाद में कपड़ों के ऊपर कपड़े, 2-2, 3-3 कपड़े पहन करके और वहाँ पर आने शुरू हो गए थे। और उनके पिता, बहन और माता और उनके बिजनेस पार्टनर, वे भी वहीं पर आकर के शरण ले ली थी। अब आज आगे पढ़ते हैं। यह है शुक्रवार 10 जुलाई 1942 को लिखी हुई। मेरी प्यारी किट्टी। किट्टी कौन है? उनकी गुड़िया। मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो। इससे पहले वाला जो डायरी का पन्ना था 9 जुलाई का, ये 10 का है, 9 जुलाई का था ना, उसमें उस पूरे घर का वर्णन किया कि किस प्रकार का उसका घर है। एक दरवाजे के एक छोटा सा दरवाज़ा दिखता है, लेकिन उसके पीछे खूब सारे 4-5 कमरे बने हुए हैं। तो वो सारा बताया था किस प्रकार उसके मकानों की स्थिति है। लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा। मतलब ये लड़की एन फ्रैंक बताना चाहती है अपनी गुड़िया को कि वह अपना घर छोड़ करके कहाँ रहने के लिए विवश हो गई है। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूँगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 प्रिंसेनगास्ट, ये गली का नाम में हमारे पहुंचने पर मिएप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। यानी आते ही सीधे सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और वहाँ पर ले आई। उनकी बड़ी बहन अपनी साइकिल चलाती हुई पहले ही आ गई थी। यानी सारे परिवार के सदस्य भी एक साथ नहीं आए, एक एक करके वहाँ पर शरण ली। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठुसे पड़े थे। कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। सामान एक साथ नहीं ले आ सकते, लेकिन उनको ये कार्यक्रम छुपने का कई दिनों पहले से था। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पर सामान एकत्रित करना पहले से शुरू कर दिया था और वह बेतरतीब ऐसे ही कमरे में भरा पड़ा था। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे, चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी, यानी तरीके से करीने से लगाने की ज़रूरत थी। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। वे बिना चादर वालों गद्दियों पर ही पसर गई, थकी, बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए, यानी शुरू हो गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, यानी जो सामान डब्बों में या बैग में पैक करके लाए थे तो वह अनपैकिंग खोलते रहे, सामान को बाहर निकालते रहे उनसे। अलमारियां भरते रहे, कीलें ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे कि जिस सामान की जहाँ पर ज़रूरत थी उसे वहाँ पर लगाते रहे। आखिर थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी। यानी सब चोरी छुपे अपना काम ये कर रहे थे। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरा हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी, इसलिए किसी ने भी गर्म खाना नहीं खाया। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया।
बेप और मीएप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई। देखो, पहले राशन के कूपन मिलते थे और उसी से ही वे राशन खरीदे सकते थे। तो इनको जो राशन कूपन मिले थे ना, उससे शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैकआउट वाले पर्दे लगाए। ब्लैकआउट वाले पर्दे मतलब कि खिड़कियों पर इस प्रकार के भारी पर्दे लगाते ताकि अंदर की जो रोशनी है वो बाहर न जा पाए। वह दूसरी मंजिल पर रहते थे, तो अगर अंदर कमरे में किसी प्रकार की रोशनी हो तो वह इस प्रकार के पर्दे लगाए गए कि रोशनी बाहर न जा पाए, ताकि बाहर से किसी को ये पता न चले कि इस कमरे में अंदर कोई रह रहा है। यानी बाहर से रात्रि में देखने पर उस कमरे में हमेशा अंधेरा ही दिखाई दे तो कोई ये अनुमान भी नहीं लगा सकता कि यहाँ पर कोई परिवार रहना शुरू कर दिया है। यानी उसको ये मानते कि जो निर्जन है, ऊपर कोई नहीं रहता यहाँ पर। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे ये सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। तो देखो, ये बुधवार तक करें, बुधवार तक तो मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। तो 2-3 दिन शुरू में डायरी नहीं लिखी, लेकिन फिर बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, मतलब बृहस्पतिवार, गुरुवार और फिर शुक्रवार, ये 3 दिन की हमने अभी पढ़ ली है। तो 2-3 सोमवार मंगलवार तक तो बिजी रही और बुधवार से थोड़ी फ्री हुई, काम से थोड़ी फुर्सत मिली, तो उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। अब उसके बाद में 10 जुलाई के बाद में जो अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है वह क्या है, सीधे ही 28 नवंबर, जुलाई के बाद में 28 नवंबर 1942 का पन्ना हमारे सामने आया है। यानी बीच में भी लिखा होगा, लेकिन वो थोड़ा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए सीधा ही 28 नवंबर, जुलाई के बाद में। मेरी प्यारी किट्टी, यानी 9 जुलाई के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4-5 महीने हो गए। हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। नतीजा ये होगा कि और अधिक किफ़ायत और हो सकता है बिजली भी कट जाए कार्यालय की। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मज़ेदार ख्याल है, नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है, ये अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है 4, 4:30 बजते ही। हम तब पढ़ नहीं सकते, इसलिए वह वक्त हम उल जलूल हरकतें करके गुजारते हैं। उल जलूल मतलब ऐसे बदमाशियाँ। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है, क्योंकि घर से बाहर जा नहीं सकते। बिजली का जितना महीने में उपयोग करना होता है उतनी उपयोग वे कर चुके हैं कार्यालय में, जहाँ पर छुपे हुए हैं, तो इससे ज़्यादा वे बिजली का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए वो बता रही है कि एक कमरे में बंद रहना किस प्रकार उन्हें दुखदाई हो सकता है। ये आप वैसे ही मान सकते हो जैसे अभी कोविड के समय पहली बार लॉकडाउन लगा था। दूसरी बार तो इतना लॉकडाउन नहीं लगा, थोड़ा खुला हुआ था बाज़ार वगैरह सब। लेकिन जब प्रथम बार कोविड आया, कोरोना आया था, तो कितना लॉकडाउन लगा था, सबको घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो उस समय घर में कितना बोर होते थे, वही आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हो। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला, दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं है। यानी अंदर से कमरे में रोशनी नहीं है, कमरे में अंधेरा है, तो वह पर्दा हटा करके दूसरों के घर में ताक झांक कर सकती है, दूरबीन लगा सकती है कि वह किस प्रकार के अपना जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार जीवन दिन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन दिन में वो 1 इंच भी पर्दा हटा करके बाहर का दृश्य नहीं देखती। कोई बाहर से देख ले कि हाँ, इस बिल्डिंग में ऊपर वाले कमरे में कोई रह रहा है, तो तुरंत ही
वो हिटलर की नाजी पार्टी के सदस्यों को पता चल जाती और वहाँ से उन्हें पकड़ करके ले जाते, इसलिए दिन में वो पर्दे वहाँ से नहीं हटाते थे। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनके बच्चों के साथ बहुत पटती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आदम यानी पुराने ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। चूँकि मुझे अकेली को ही ये सुख प्रश्नवाचक चिन्ह मिला है कि मैं उनके साथ महाराज डसेल के साथ ये लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करती हूँ। तो मतलब उनके लिए कहते हैं कि वे अनुशासन मास्टर हैं, उनके साथ रहना बड़ा अच्छा है, लेकिन ये एन फ्रैंक ये मानती है कि उनके साथ रहना सुख नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है यहाँ पर कि सुख नहीं है। उनके भाषण इतने लंबे होते हैं कि थोड़ा सा सुनते ही नींद आने लगती है और उन्हीं के साथ एन को वह कमरा भी शेयर करना पड़ता है, मतलब उनके साथ कमरे में रहती है। और चूंकि मुझे ही हम 3 बच्चों में से आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरूं, न सुनने का नाटक करती रहूं। यह बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर भी हैं, यानी उसकी बुराई भी उसके पिता को करते हैं। वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता है तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेस वान मुझे 5 मिनट बाद बुलवा भेजती है। तो यानी उसकी जो डांट फटकार सुननी होती है तो उससे वो बच जाती है और 5 मिनट बाद भी मिसेज वानदान यानी वानदान की पत्नी उसे वहाँ से बुला लेती है। तो मतलब ये बच्ची ये बता रही है कि उसे किस प्रकार एक कमरे में कैद होकर के दूसरे अनचाहे व्यक्तियों की डांट मान सकते हो, भाषण सुनना पड़ता है। उसकी मम्मी को की भी उसे डांट सुननी पड़ती है, वह घर से बाहर नहीं जाती, सारे दिन घर के अंदर बंद रहो और अपने से बड़ों की डांट फटकार सुनती रहो। अब घर में चूँकि ये लड़की सबसे छोटी है तो सबसे ज़्यादा इसे सुनना पड़ता है। सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में, मीन मेख मतलब कमियां निकालना में आप केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता है। आप इसकी थोड़ी कल्पना कर सकते हो जब लॉकडाउन में आपको 24 घंटे एक घर में एक कमरे में कैद रह करके रहना पड़ा हो। देखो उसमें भी लॉकडाउन में भी थोड़ा गांव में अंतर है। यदि आप गांव में लॉकडाउन में रहे हो तो एक घर से दूसरे घर या एक गांव में घूम सकते थे, इतनी तो छूट थोड़ी बहुत थी। चोरी छुपे आप अपने पड़ोसियों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उस समय तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, आप घर की खिड़की का पर्दा भी नहीं हटा सकते। तो उस लॉकडाउन की आप कल्पना ही कर सकते हो। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो ही सकती हूँ। अब देखो सबसे छोटी है तो सभी इसमें कमियाँ निकालते हैं कि तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये गलती की, तुमने ये किया, तुमने वैसा किया। तो वह लड़की कह रही है, सोच रही है कि मैं अपने जो गलतियाँ हैं तो जिससे मेरा मूड होता है, अगर मैं खुश होती हूँ तो उन पर हंस लेती हूँ कि देखो मैंने कितनी गलती की है, या फिर मूड मेरा ख़राब होता है तो मैं उन गलतियों पर रो भी सकती हूँ। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। मेरी देखो ये लड़की एन फ्रैंक ड्राई का एक पन्ना है, ये जैसे जैसे इसमें लिख रखा है, ये लड़की है वो। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती और इसी कमी वाले वक्त में कागज़ को मोड़ तोड़कर रद्दी की टोक में डाल देना बिल्कुल मना है। अब
ये एन कह रही है कि देखो मैं तुम्हें कितना फालतू बात लिख रही हो कि मैं ऐसा सोचती हूँ, हंसती हूँ, मेरा मूड अच्छा होता है, मेरा मूड बेकार तो रोती हूँ। तो मेरे लिए बेकार की बातें हैं, उलझा देने वाली बातें हैं। लेकिन यदि मैंने एक बार कोई बात लिख दी तो उसे काटना पसंद नहीं है, और वह भी इस कमी वाले वक्त में कि यहाँ पर वह बाहर से जाकर के कोई नई डायरी नहीं खरीद सकती, कागज़ को बाहर से नहीं खरीद सकती। तो जैसा जितना कागज़ है उसी से उसे काम चलाना है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा तुम्हारी एन। तो ये उसने कब लिखा था? 28 नवंबर को। और उसके बाद में 28 नवंबर के बाद में 19 मार्च 1943 का डायरी लिखी। मतलब अपने पाठ्य पुस्तक में डायरी का पन्ना आएगा, तो इसका दिन हमें कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।